हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर द क्लास 10। यही से आप सीखते हो कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, कितने तरह की आपकी इक्वेशंस होती है, कैसे आप उसको बैलेंस करोगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन विद आवर सेशन। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है, किस किस बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर के बेस पे, स्टेट के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे। फिर हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे, क्या उसका सिंपलेस्ट वे है लिखने का, है ना। यहाँ पे आपको दो तरीके नजर आ रहे हैं, एक वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक कुछ सिंबल्स फॉर्म में लिखा हुआ है। देन हम देखेंगे कि इसको हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। देन वी विल आल्सो सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. After that, we are going to see few of the laws that are going to be followed by these chemical equations. किस तरह से हम बैलेंस इक्वेशन को लिख सकते हैं और किस तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो इसके साथ आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती है। देखो, स्केलेटल इक्वेशन बेसिकली आपकी अनबैलेंस इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये क्या है, आपका अनबैलेंस इक्वेशन है। बट उसी के साथ में आपको एक और रिएक्शन नजर आ रही है जो उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, बट वो क्या है, बैलेंस है। तो जरूरी नहीं है जितने भी हमारी स्केलेटल इक्वेशन होती है वो सबके सब हमें बैलेंस ही करनी पड़े। कुछ ऐसी भी होती है जो कि हमें बिना बैलेंस करे भी आगे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्केलेटल इक्वेशन C+O2 gives CO2, बैलेंस में भी वही है। अब ये बैलेंस और स्केलेटल का मतलब क्या है। स्केलेटल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो बेसिकली उसको क्या बताती है, स्ट्रक्चर को बता देती है। यानी कि उसका बेसिकली जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, एक हमारा फ्रेमवर्क बता देती है। सिमिलरली ये जो स्केलेटल इक्वेशन है ये क्या बता देती है, फ्रेमवर्क बता देती है इक्वेशन का कि वो किस तरह का दिखने वाला है। अब बैलेंसिंग से क्या मतलब है, बैलेंसिंग से मेरा ये मतलब है कि जो मेरा रिएक्टेंट है और जो मेरा प्रोडक्ट है, दोनों तरफ जो भी मेरे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या हो, बराबर नंबर में हो, है ना। अगर उनका नंबर बराबर है दैट मीन्स वो कैसी इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में देखते हैं, सी कितने हैं आपके रिएक्टेंट वाली साइड में, एक है, और प्रोडक्ट वाली साइड में कितना है, वो भी एक है। ऑक्सीजन की बात करें तो दो दिख रहे हैं, और प्रोडक्ट के साइड में भी दो दिख रहे हैं। तो कार्बन कितना है, 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन कितना है, 2 है दोनों में। तो ये क्या है, आपका एक बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, यही इसका स्केलेटल इक्वेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी दे रखे हैं, यू कैन गो थ्रू देम नाउ। अभी केमिकल रिएक्शन होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके नए सब्सटेंसेस बनते हैं विद सम न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यू आर गोइंग टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, दीज आर नोन एज योर केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल C+O2, ये दोनों आपके क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये क्या बन गए आपके रिएक्टेंट। अब जो नया सब्सटेंस बनने वाला है इस केमिकल रिएक्शन में विद सम न्यू प्रॉपर्टीज, वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे इस केस में क्या था, CO2, तो C और O2 क्या थे, आपके रिएक्टेंट। CO2 क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अलग से बने। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस में। रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कट, इन सब में क्या हो रहा है, देयर इज अ न्यू सब्सटेंस गेटिंग फॉर्म विद सम न्यू प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टी जो है उसकी चेंज हो गई है। जैसे अगर हमने लेट अस सपोज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को लेते हैं, कर्ड किससे बनता है आपका, मिल्क से बनता है, राइट। मिल्क से ये कन्वर्ट हो गया कर्ड में। मिल्क की अपनी प्रॉपर्टीज थी, कर्ड की अपनी प्रॉपर्टी है। मिल्क कैसा था आपका, लिक्विड फॉर्म में था, कर्ड कैसा हो गया आपका, सॉलिड हो गया है, राइट। जब हम इसके अंदर के पार्टिकल्स देखेंगे तो हम देखेंगे मिल्क अलग है, कर्ड अलग है ना। मिल्क जो है आपका एक कोलॉइड फॉर्म में है, बट कर्ड जो है आपका कोलॉइड फॉर्म में नहीं है। ये सब क्या है, उसकी नई प्रॉपर्टीज उसने एक्वायर कर ली है। देन केमिकल रिएक्शन जो है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, चेंज इन स्टेट, वी हैव 3 states, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस।
अगर ये स्टेट आपस में चेंज होती है दैट मीन्स यस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन। कलर चेंज हो जाए, एक सब्सटेंस मेरे पास ब्लू था अब वो ग्रीन कलर का हो गया है, तो ये क्या है आपका चेंज इन कलर, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, so there is a change in temperature, so that means chemical reaction is going on। evolution of gas, कई बार होता है कुछ रिएक्शन जब हो रही होती है उसमें क्या होता है आपको ऐसे छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलते हैं या ऐसे धुआं निकलता हुआ देखने को मिलता है, वो क्या है आपका, वो भी इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अब कुछ भी रिएक्शन हो रही है हमारे सराउंडिंग में, उसको हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। दो तरीके हैं, पहला है कि आप उसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। वर्ड इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करा, रिएक्ट कराया, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया जिंक, सीधा सीधा लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड, और कहाँ पे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, बीच में हमने एक प्लस का साइन लगाया बिकॉज दे बोथ आर गोइंग टू रिएक्ट। तो ये क्या है आपके रिएक्टेंट। अब इनके बीच में कुछ रिएक्शन हुई तो उसके बाद हमें कुछ प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट को हम किस साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एक एरो का यूज करते हैं, फिर हम इसका नाम लिख देंगे जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, जिंक सल्फेट बना है, हाइड्रोजन बना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे आपके प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में देयर इज एन एरो, और जो भी आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं उनके जितने भी है वो उनके बीच में आप एडिशन कर देते हो। ठीक है, इसी कोई, अब हर चीज में मैं इतना बड़ा बड़ा नाम लिखूंगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, सो आई कैन यूज केमिकल सिंबल्स, है ना, केमिस्ट्री में सिंबल्स होते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उसके थ्रू हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन की बात करें, इसी सेम रिएक्शन को ले लेते हैं, जिंक के लिए हम यूज करते हैं Zn, तो हमने Zn लिख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिख दिया। आपका प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 लिख दिया, और हाइड्रोजन आपका H2 लिख दिया। सो नाउ यू कैन सी इट हैज एक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल स्पेस, और आपने इजीली अपनी बात को समझा भी दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और जब हम वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका वर्ड इक्वेशन होता है। तो दोनों ही तरीके सही है लिखने के, बट सिंस नाउ यू आर इन क्लास 10, तो हम आप लोग क्या प्रेफर करोगे कि आप लोग इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को सिंबल्स भी पता है कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। तो केमिकल इक्वेशन देखो वही चीज लिखी हुई है, ये केमिकल इक्वेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और साथ में हम इनका क्या मेंशन करते हैं, फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं, यानी कि लिक्विड है तो L लिख देते हैं, गैसियस है तो G लिख देते हैं, सॉलिड है तो S लिख देते हैं। इसके अलावा अगर एक्वस फॉर्म में यानी कि पानी में डिसॉल्व है तो उसको क्या लिख देते हैं, AQ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके फिजिकल स्टेट को भी हम केमिकल इक्वेशन में ही मेंशन करते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके नेसेसरी कंडीशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर क्या चाहिए, प्रेशर क्या चाहिए, क्या कोई कैटलिस्ट चाहिए, इन सबको हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा है, क्या होता है, CO2 plus H2O is going to give you C6H12 O6 plus O2 plus H2O। इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने सनलाइट और क्लोरोफिल क्या कहाँ पे लिखा है, एरो पर लिखा है। या एरो पर ही क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने प्लस करके क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दीज आर द नेसेसरी कंडीशन, ये रिएक्ट नहीं कर रही हैं बट इन कंडीशंस की आपको जरूरत है टू मेक दिस प्रोसेस फिजिबल। ठीक है, तो जितने भी आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, या आपको कोई कैटलिस्ट चाहिए किसी रिएक्शन को कराने के लिए, उन सबको आप कहाँ लिखते हो, एरो पर लिखते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीचे भी लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको आप कैसे लिखोगे, Mg plus O2 gives you MgO, उसकी मदद से बैलेंसिंग भी करोगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे अब हम केमिकल इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को, देखो बैलेंसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ये क्यों करते हैं हम बैलेंसिंग, बिकॉज जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी कि जो आपका मैटर है वो ना हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से। अगर मैटर को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि Mg plus O2 जो है
वो MgO दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम बैलेंस करेंगे बिकॉज आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पे 2 को हटा दूं, Mg प्लस O2 MgO लिखूं, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन गायब हो गया, तो मैटर तो हम डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, इसको 2 MgO लिखते हैं, यहाँ पे भी 2 Mg लिखते हैं। तो इससे आपका क्या हो जाता है, मैटर जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है। ठीक है, क्योंकि हम मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। दैट इज व्हाई वी गो फॉर द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है, वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। तो थोड़ी देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे C प्लस O2 गिव्स CO2। इसमें हमने देखा रिएक्टेंट की साइड में कार्बन कितना है 1, प्रोडक्ट में भी कितना है 1, ऑक्सीजन कितना था 2 2 था, और प्रोडक्ट में कितना है, उसमें भी 2 है। तो ये क्या है, आपका बैलेंस्ड है ना। दोनों तरफ आपके जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट है वो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम कैसे करेंगे बैलेंसिंग, है ना। हर बार तो ऐसे तुक्का नहीं लग सकता कि 2 का ही हो। तो देखो, किसी भी रिएक्शन को जब आप लिखते हो, सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आप उस पर एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब हम इस केमिकल इक्वेशन में कुछ डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसके बीच में से 2 लिख दूं, तो ये चीज हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा है, आसपास बॉक्स बना लिया है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है आप लोगों के सामने, Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2। अब एक बार हम काउंट करें दोनों तरफ नंबर, तो एक बार मुझे बताओ कितने कितने नंबर है। Fe दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ये 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट में कितने हैं आपके आयरन, 1 है। प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, अब हमने दोनों साइड को काउंट कर लिया है कि नंबर ऑफ एटम आपके कितने हैं ऑन बोथ द साइड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मेरे पास प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में है, वहां से हम लोग बैलेंसिंग को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट में मुझे ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगी अब रिएक्टेंट वाली साइड पे। रिएक्टेंट वाली साइड पे कितना दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसका मुझे कितना बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। सो आई कैन राइट इट ओवर हियर एज 4। ठीक है, ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नाउ सी H2 कितना है, यहाँ पे 4 into 2 8, यहाँ पे कितना है, ओनली 2, तो इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे भी 4 लिख दूंगी। आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कमिंग टू योर आयरन, अकेला है यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। दिस इज हाउ यू मेक योर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर दोनों तरफ आप चेक करोगे, यू विल गेट द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। क्लियर, देखो इसी को ही लिखा हुआ है। आप इक्वलाइज करोगे, उसके बाद आप सारे एटम्स को ऐड कर दोगे, उसके आगे कोफिशिएंट, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बाद एक चीज और थी कि आपको क्या करना है, इनका स्टेट भी लिखना है। जैसे आपका जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है वो यहाँ पर गैस स्टेज में था। जो आपका गैस स्टेज में क्यों थे, क्योंकि ये एयर के फॉर्म में आपको मिला था, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में मिला था। तो वाटर वेपर जो है वो किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में था। Fe3O4 जो सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो है आपके गैस फॉर्म में रिलीज आउट हो गया। इसके अलावा इसमें जो भी नेसेसरी कंडीशन होगी वो आप इस एरो के ऊपर और नीचे लिख सकते हो। ठीक है, कमिंग टू योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह की आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। सो केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला पार्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जो है कंबाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल A plus B gives you C। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है A plus B plus C gives you E। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक या 2 या 2 से ज्यादा आपके जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। थर्ड इज योर
स्लेक लाइम फॉर्मेशन, जिसमें क्विक लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना देता है, आपका स्लेक लाइम बना देता है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें आपका हीट रिलीज होता है। जब जब रिएक्शन होता है आपका, जब जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कुछ हीट रिलीज होती है। जब वो हीट रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन प्लस ऑक्सीजन जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ हीट को रिलीज आउट करता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये एनर्जी क्या है, बेसिकली हीट ही है, और ये क्या है, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ओके, moving on to your next type of your reaction, that is decomposition reaction. decomposition reaction की बात करें तो आप क्या समझोगे इससे, कि कोई भी आपका कंपाउंड है वो क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है वो किस में स्प्लिट हो गया, बी प्लस सी में स्प्लिट हो गया, या जो ए है वो किस में स्प्लिट हो गया, सी प्लस डी प्लस ई में स्प्लिट हो गया। तो ये क्या हुआ, एक कंपाउंड से आपका दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाना इज नोन एज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये स्प्लिट कब हो सकते हैं, ये जो आपका स्प्लिट है या डीकम्पोजिशन है तब होता है जब इसको हीट मिले। सो एक टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन, जब डीकम्पोजिशन इज डन बाय द हीटिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट वी हैव, इसको जब हीट मिला तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स में। ठीक है, फिर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिला तो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्विक लाइम में और CO2 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली और लेड नाइट्रेट जो है जब इसको हीट करते हैं तो इस क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा और कैसे डिकम्पोजिशन हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ योर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी होता है जब आपका डिकम्पोजिशन क्यों होता है, ड्यू टू पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो ये क्या बन गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। यू कैन सी दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ओके, इन दिस डायग्राम। फिर तीसरा है कि जब आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोजिशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो आप लोगों ने तीन तरह के डिकम्पोजिशन देखे। फर्स्ट वन इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हीट की मदद से हो रहा है। सेकेंड इज योर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से हो रहा है या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। और थर्ड क्या है आपका, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो कि होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके लिए सनलाइट इज मैंडेटरी। जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जनरली कैसी होती है, एंडोथर्मिक, यानी कि दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यही देख रहे थे हम लोग कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया टू डिकम्पोज द सब्सटेंस। ठीक है, ये जनरली कैसे होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके एंडोथर्मिक होते हैं, और जो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो जनरली आपके एक्सोथर्मिक होते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इनको सनलाइट मिलता है ये ब्रेक हो जाते हैं सिल्वर और क्लोरीन में एंड सिल्वर एंड ब्रोमीन में। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये जब इसको एक्सपोजर मिलता है सनलाइट का, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो दो रिएक्शन है ये किसमें यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, जो कि बहुत पुराने टाइम पे यूज होता था। आजकल तो सब कलरफुल हो गया है। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसी रिएक्शन जिसके क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इट कैन ब्रेक द रिएक्टेंट। ऑलराइट, now coming to your third type of reaction, that is displacement reaction. displacement reaction बहुत ही अच्छा है रिएक्शन। देखो आप लोगों को याद भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एलिमेंट के सॉल्ट सोल्यूशन से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट में
कॉपर सल्फेट है मेरे पास, उसमें जब मैं आयरन नेल को डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? बिकॉज जो आयरन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है देन द कॉपर। ठीक है, अब इसी की जगह पे अगर ऐसा होता कि मेरे पास है आयरन सल्फेट और उसमें मैंने कॉपर की नेल डाल दी, तो क्या वापस मेरा कॉपर सल्फेट बन जाएगा? नहीं बनेगा, ये एज इट इज रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और डिस्प्लेस कौन कर सकता है? जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वही डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, ये जो आपका सॉल्ट है CuSO4, दिस इज द सॉल्ट सोल्यूशन। ये FeSO4 क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन है। अब जब ये रिएक्शन होती है आयरन और कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपका आयरन नेल है उसमें से आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, और उसकी जगह क्या बन जाता है आपका आयरन सल्फेट, जो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो कॉपर बची है ये कहाँ गई? ये कॉपर जो है इस आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर की तरह डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, यू कैन रीड इट ऑल्सो, कि जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश इन कलर हो जाता है बाय द डिपोजिशन ऑफ कॉपर, और जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट है वो चेंज हो जाता है इनटू डर्टी ग्रीन कलर में हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। सिमिलरली एक और रिएक्शन है जिसका नाम है जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होना, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर आपका अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है वो आप लूज कर दोगे इन दिस रिएक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट के जैसे, बट यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड्स। यानी कि जो आपके दोनों जो सॉल्ट सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है, दोनों आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल Na2SO4 बेसिकली सोडियम सल्फेट इज देयर एंड बेरियम क्लोराइड इज देयर। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर Na2SO4 इज देयर, BaCl2 इज देयर। ये दोनों आपस में ये वाला आयन ले लेंगे, ये आपस में इसको ले लेगा। तो क्या किया इन्होंने आपस में, दोनों ने ही अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया और उन्हें क्या मिल गया? बेरियम सल्फेट मिल गया और सोडियम क्लोराइड मिल गया। इस केस में क्या होगा, जो बेरियम सल्फेट है उसने एक प्रेसिपिटेट बना दिया, यानी कि वो नीचे सेटल डाउन हो गया है। ऑलराइट, तो एज अ रिजल्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसमें आपका न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ऑल्सो देयर कुड बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसीलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में इस नाम से भी पूछ लेता है कि व्हाट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑलराइट, अब सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होता है क्या? नहीं, सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। ठीक है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। कुछ और एग्जांपल भी देख लो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के। सोडियम आयोडाइड जब आपके लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? लेड आयोडाइड बनाता है। येलो पीपीटी इसमें फॉर्म होती है और आपका साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। अगेन क्या हुआ, पोटेशियम ने नाइट्रेट के साथ एक्सचेंज कर लिया, आयोडाइड ने लेड के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इन्होंने क्या किया, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया। सिमिलरली पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड बन गया, बेरियम ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, कमिंग टू योर लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन देखो कहाँ होता है, कोई सी भी रिएक्शन जिसमें आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है टू द रिएक्टेंट, दैट इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूव हो रहा हो हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, दैट इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए दो चीजें हैं, या तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ठीक है, या फिर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ऑलराइट, रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज ऑपोजिट टू योर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, या आपका या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिएक्शन CuO प्लस H2, जब इसको हीट करा जाता है तो क्या हो जाता है, ये Cu प्लस H2O बन जाता है। अगर मैं CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को देखूं तो क्या बन गया है,
कॉपर बन गया है। इसने क्या करा, इट हैज लूजन द ऑक्सीजन। तो जब इसका ऑक्सीजन ये लूज कर गया है तो क्या हुआ, यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड हैज रिड्यूस टू कॉपर। सिमिलरली अगर मैं H2 और H2O को देखूं तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया, राइट। और जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर, ठीक है। और जब दोनों ही रिएक्शन एक साथ हो रही, जैसे कि इस वाले रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। री फॉर रिडक्शन and red for reduction and ox for oxidation. So this is known as your redox reaction, ठीक है। इफेक्ट्स क्या है ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में, तो कोरोजन। कोरोजन आप सब लोगों ने देखा है कि जब भी आपका कोई मेटल है वो एक्सपोज होता है मॉइस्चर में, एयर में, एसिड में कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि आपके मेटल को कमजोर बना देती है, और एज अ रिजल्ट आपके मेटल को हम क्या बोलते हैं कि ये तो कोरोड हो गया है ना, द मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे लोहे में जंग लग जाना, सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाना, जो सिल्वर ज्वेलरीज होती है उनके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है आपके कॉपर के वेसल्स पे, वो क्या है, ये सब के सब आपके कोरोजन के एग्जाम्पल है। कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक लेयर ऑफ जिंक को ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, पेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका कोरोजन नहीं हो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है आपके फैट्स और ऑयल का, जब उनको हम एक्सपोज कर देते हैं एयर के साथ। तो यहाँ पर आपका ऑयल है या फैट है, जब इसको एयर मिलती है तो उसके साथ ये रिएक्ट करता है और एज अ रिजल्ट वो क्या बन जाता है, रेंसिड हो जाता है। रेंसिड होने के साथ साथ वो क्या करता है, उसमें से एक बैड ऑर्डर आने लगता है, एक बैड टेस्ट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं कि खाना हमारा खराब हो गया है। सो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हैं, खाने को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जो एयर प्रेजेंट है आपके फूड में उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द नाइट्रोजन, या फिर हम उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जो आप लोग चिप्स खाते हैं, लेज खाते हैं, राइट, उसमें कभी भी आपका एयर फिल नहीं होता है, उसके अंदर क्या फिल होता है, नाइट्रोजन फिल होता है, जो कि आपके चिप्स को रैंसिड होने से बचाती है, ठीक है। तो जब आप उसको ओपन कर देते हो नाइट्रोजन उसमें से निकल जाती है और धीरे धीरे उसमें एयर एंटर करने लग जाती है, तो उसको अगर आप फिर ओपन करके बिना सील करे अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है। ऑलराइट, तो इतना ही था आपका इतना ये वाला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके बुक्स में एक्सरसाइज है उसको करना है, एंड यू नीड टू ट्राई प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग द इक्वेशन। ऑलराइट, so that's all for the day. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with some next chapter. Till then, bye bye everyone. Take care. Don't forget to like the video and drop your doubts in the comment section. All right. Okay everyone. Bye bye.